देखिए बेटा हम डीपीपी 25 को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द पॉइंट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फोर्स पैटर्न इज करेक्ट। उसने कहा है कि कौन सा पैटर्न करेक्ट होगा। तो उसने 4 पैटर्न दे रखे हैं बेटा। सबसे मेन बात ये देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां देखिए बाहर की तरफ निकल रही है इसमें, है ना। ये कंडक्टर एक हॉलो कंडक्टर है, इसके अंदर एक प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से रखा हुआ है। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं उस कंडक्टर को, ठीक है ना, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है ना बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने रखी है, बट अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा, ये कहा है कि ये कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ये है। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो कंडक्टिंग है बेटा, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हाँ, 0 इसके अंदर भी होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर हमने कोई चार्ज रखा होता, बट चार्ज को हमने कहां रखा है? अंदर। अब चार्ज से कैसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा? ऐसे निकलेगी बाहर की तरह। हम जानते हैं चार्ज कैसे आइसोलेटेड है और कोई चार्ज तो है नहीं, आइसोलेटेड से ऐसे निकलेगी। बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अंदर, इस वाले बीच वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस कैसा हो जाता है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है। कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो इस वजह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जरा चेक करते हैं बेटा। पहला ऑप्शन देखो, पहला ही ऑप्शन हमें मिल रहा है जो कि राइट होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा डायरेक्ट ऐसे दे रखी है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा एक कर्वेचर की तरह पाथ को करती हैं कवर, है ना। यहां देखो डायरेक्टली ऐसे दे रखी है, तो ये तो हो नहीं सकती इस तरह से। इसमें देखो तीसरे वाले ऑप्शन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, जबकि कंडक्टर के अंदर तो होती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां देखो, यहां तो होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है ना। और इसके अंदर भी देखो बेटा अंदर दे रखी है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है बेटा 8 चार्जेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी चार्ज हैव अपोजिट साइन। कह रहा है कि ये आपका एक क्यूब है, इस तरीके से ये क्यूब दे रखा है, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे ये क्यू और ये माइनस क्यू, मतलब जो नियरेस्ट या नेबर की बात करें तो नेबर पे अगर मैं बात करता हूं बेटा, नेबर पे जो चार्जेस हैं वो अपोजिट साइन के, तो ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू हो गया। इसी तरह ये प्लस क्यू तो ये क्या हो गया? माइनस क्यू। ये प्लस माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू हो गया, ठीक है। सबको मिला दिया हमने। और ऐसे चार्ज दे रखा है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और फिर ये प्लस क्यू, इस तरीके से चार्ज दे रखा है। उसने कहा है कि 8 कॉर्नर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। द नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी चार्ज हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन के हैं। उसने कहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम को अलग करने के लिए कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी इसके पास होगी उसको अलग करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जितनी इसकी एनर्जी है, इसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी को तोड़ने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वही होगा। तो एक काम करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बेटा जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे पूरे सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी पड़ेगी सभी के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर डायगोनल्स कितने हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, इसके अंदर डायगोनल्स देखो कितने हैं बेटा। इस साइड में कितने डायगोनल? 2, एक ये और एक ये। ऐसे बेटा कितनी साइड्स हैं? 6 साइड हैं। तो डायगोनल कितने हो गए? 6 डायगोनल कितने हो गए? 12 डायगोनल हो गए। एक बेटा साइड में 2 डायगोनल, तो टोटल डायगोनल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 12 डायगोनल हो गए। तो 12 डायगोनल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 12 इंटू, एक के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा डिस्टेंस कितनी है डायगोनल की? √2a। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई, डायगोनल की बात हो गई। अब बात करें बेटा इसके फेस सेंटर्ड से। अगर मैं बात करूं इसके फेस सेंटर्ड वाले भी डायगोनल होंगे, तो देखो बेटा ये अपोजिट कॉर्नर्स वाले डायगोनल की बात करता हूं। ये कॉर्नर और ये वाला दिख रहा है आपको? क्या ये डायगोनल हो गया एक, है ना। एक ये हो गया बेटा इस वाले कॉर्नर से, एक बेटा ये और ये वाला कॉर्नर हो गया, और एक बेटा देखो ये वाला और ये वाला हो गया। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 फिर से हो गए। तो देखो बेटा ये क्या हो गया? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, और डिस्टेंस कितनी होती है बेटा डायगोनल की?
फेज डायगोनल की, फेज डायगोनल की डिस्टेंस होती है √3a, तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a। कितने फेज डायगोनल की बात करें तो बेटा, मतलब कितने हैं बेटा, वो हैं 4। देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें। अब बात आती है बेटा इनके सरफेस पे, सरफेस पे कितने चार्ज रखे, देखिए 1 2, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी 3 4 ये हो गए, ठीक है। इस तरह ये कितने हो जाएंगे बेटा 1 2, ठीक है, एक ये इंक्लूड कर चुके हैं हम लोग, है ना। इसी तरह से कितने हो जाएंगे टोटल भाई, 4 इस पे कुल मिला के कितने हैं, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, ठीक है ना। और 2 किस किस के लिए बन गए, 2 इनके लिए, क्योंकि ये तो इंक्लूड हो जाएंगे, तो 2 इनके लिए और 2 इनके लिए, तो कितने हो गए 4 और 4 8, 8 और 2 10, और 10 बेटा 2 इनके लिए और पीछे वाले के लिए 2 इनके लिए, इन दोनों के लिए, इनके लिए, तो कुल मिला के कितने हो गए 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 12, और वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि देखो इनके बीच में एनर्जी कितनी होगी, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो कितने हो जाएंगे 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली हमने। अब हम जानते हैं वर्कडन क्या होता है बेटा, वर्कडन होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बेटा नेगेटिव लगा देंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारा वर्कडन का। तो वर्कडन कितना आ जाएगा जरा चेक करते हैं, वर्कडन आ जाएगा, नेगेटिव लगा दो इसमें, नेगेटिव के 12 के स्क्वायर अपॉन √2a, ये प्लस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a, ये प्लस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसमें से कॉमन ले लें बेटा 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, बचा क्या माइनस के 3, ये क्या बचा प्लस के 1, अच्छा √3 √2 और आएगा नीचे, ठीक है। और इधर देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए है तो 1 अपॉन √3, और यह कितना आएगा 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा वर्कडन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वर्कडन निकाला। देखिए बेटा, अच्छा इस क्वेश्चन में हम लोग बेटा टोटल कितनी एनर्जीज बनेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो कि हमें पता करना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो निकालने के लिए। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेटा NC2। कितने चार्जेस है बेटा, जितने चार्जेस रखे हो C2 लगा देना, तो 8 चार्जेस है C2 लगाओगे तो 8 क्या हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7 × 8 अपॉन 2, तो कट जाएगा ना, बाकी ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, मतलब 28 चार्जेस, मतलब 28 पोटेंशियल एनर्जी। देखो 12 ये हो गई, 4 ये 16 और 12 कितने हो गए बेटा टोटल पोटेंशियल एनर्जी 28 हो गई। तो बेटा 28 हमको ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 28 पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए इसके अंदर, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बेटा, अ पॉइंट चार्ज Q इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज है बेटा Q जो कि कहां पे फिक्स है, ओरिजिन पे फिक्स रखा हुआ है, एंड एट डाइपोल P इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस x विद अ पॉइंट P पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज अ डिस्टेंस d फ्रॉम ओरिजिन। तो उसने कहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि क्वेश्चन शीट मैंने आप सभी को भेज दिया, बस आपको सॉल्व करना है। तो उसमें कहा है बेटा एक पॉइंट Q चार्ज है जो कि कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ओरिजिन है बेटा, ठीक है ना। ये क्या है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और यहां से d डिस्टेंस पर एक डाइपोल है बेटा यहां पर, जिसकी डायरेक्शन किधर है बेटा, इस ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है। उसने कहा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको निकालना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस d। कह रहा है इस डाइपोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको ध्यान होगा बेटा जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, रखते नहीं रखते थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ऐसे डाइपोल को रखते थे, -q +q डायरेक्शन ऐसे थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, है। क्यों, देखो इलेक्ट्रिक ऐसे है क्योंकि ये चार्ज Q क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी यहां पर, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसके पास एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से मूव करेगा। तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमको इस डाइपोल की। अच्छा हमें तो पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -k PE cos थीटा, -k PE cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। लगा देते हैं इसको, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, P की वैल्यू पता है, हाँ P दे रखी है ना, P की वैल्यू तो दे रखी है P,
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी तभी तो इस पे क्या लगा था, फोर्स लगा था। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसकी वजह से इस डायपोल पे क्या लगेगा, फोर्स। तो वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, के इसकी वजह से, चार्ज की वजह से के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है डी स्क्वायर, और एंगल कितना है बेटा इन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी पॉजिटिव से, तो दोनों के बीच का एंगल 0। तो क्या आ गया, माइनस के क्यू बाय डी स्क्वायर, ये आगे पोटेंशियल। उसने क्या पूछी आपसे, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो माइनस लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू बाय डी स्क्वायर। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था उसने क्या पूछा था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन। काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी डाइपोल की, तो डाइपोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, केपीई, मतलब पीई कॉस थीटा होती है, वो निकाल ली। उसके बाद पूछा एट दैट मोमेंट फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज बाय द डाइपोल। कह रहा है डाइपोल के द्वारा कितना फोर्स लगेगा क्यू चार्ज पर। तो इसका ए पार्ट ये हो गया बेटा। बी पार्ट क्या होगा देखो, है ना, कि भाई उसने कहा कि डाइपोल के द्वारा इस क्यू पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस के क्यू ई। क्या होता है, माइनस के क्यू ई, है ना। तो फोर्स के लिए माइनस हटा दें, डायरेक्शन बताता है। चलो क्यू कितना है बेटा, कैपिटल क्यू दे रखा है। अच्छा ई, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा इस क्यू पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला। अच्छा उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्सियल लाइन पर है, देखा जाए एक्सियल लाइन पर तो है ये क्यू पॉइंट, है ना। ये जो क्यू चार्ज रखा है क्या उसके एक्सियल पे रखा है, तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2kp अपॉन डिस्टेंस कितनी है d, और क्यूब होता है। तो क्या आंसर आ गया, 2kpq अपॉन dq, खत्म आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है इतनी बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 6 चार्जेस रखे हुए हैं Q, Q, माइनस Q और ये माइनस Q आर टू बी अरेंज ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन कौन सा है बेटा, PQRSTU, इन पे रखे हुए हैं। सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज डबल। कह रहा है इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। डबल द फील्ड प्रोड्यूस व्हेन ओनली चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वर्टेक्स R। कह रहा है कि जो इन चार्जेस की वजह से सेंटर पे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर मैं कंपेयर किससे करूं, अगर मैं खाली Q चार्ज को अगर रखता हूं कहां पर, R पर रखता हूं, मतलब R पे फिक्स रखता हूं। अगर मैं R पर, R मतलब यहां पर फिक्स रखता हूं इस Q चार्ज को, तो उसके अकेले की वजह से जितनी फील्ड होगी ना, इन सभी की वजह से जो फील्ड होगी इस अकेले वाली की डबल होगी। समझ में आई बात। अभी देखो और समझाता हूं बेटा। एक बात बताओ, तो इसको हमें बेटा ऐसे नहीं करना, हमें इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन क्या बताता है हमको। पहला ऑप्शन लेते हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या है, क्यू चार्ज। हम लोग मानते हैं बेटा कि पी पे हमने कितना चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा, माइनस क्यू चार्ज रखा क्यू पर, है ना बेटा, और आर पे रखा हमने प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, फिर हमने फिर यहां पर क्यू चार्ज रखा प्लस, यहां पर रखा माइनस क्यू चार्ज, यहां पर फिर से रखा माइनस क्यू चार्ज। तो उसने कहा यहां फील्ड निकालो, तो यहां पर जो फील्ड निकलेगी वो डबल होनी चाहिए, खाली ये कर क्यू चार्ज यहां पर रखा हो आर पर। ठीक है भाई, करके दिखा देते हैं, देख लो भाई कौन सी बड़ी बात है ना। चलो देखो अब बात करते हैं फील्ड की डायरेक्शन की। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड ऐसे। इस वाले टी की वजह से क्या होगी, माइनस है तो इनवर्ड। ठीक है ना, इस वाले माइनस क्यू की वजह से क्या डायरेक्शन होगी, क्या वो इनवर्ड होगी, मतलब इधर की तरफ होगी, है ना। अच्छा इस वाले माइनस क्यू की वजह से चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, क्या वो भी इनवर्ड। इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगी बेटा, क्या होगी आउटवर्ड, मतलब इधर ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। अच्छा इस प्लस क्यू की वजह से कितनी होगी, क्या वो इस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड। अच्छा इस वाले की वजह से क्या होगी, ऐसी होगी। अब एक बात देखो, इसने इसको मारा और इसने इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मार दिया, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ सेम है, सभी से डिस्टेंस क्या है बेटा, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, रेगुलर हेक्सागोन है। तो बची कौन कौन सी, ये दोनों फील्ड बची जो एक ही डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है के क्यू अपॉन आर। आर मान लो डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये भी डिस्टेंस आर ही हो जाएगी, सेम डिस्टेंस है, रेगुलर हेक्सागोन है। ये क्या हो जाएगी बेटा, के क्यू अपॉन आर, और क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू ले लेते हैं, के क्यू अपॉन आर। बोलो क्लियर है। दोनों चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से, दोनों क्या हो गई एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या आ गई बेटा, आंसर आ गया हमारा 2kq अपॉन आर। बोलो क्लियर है। चलिए भाई, अच्छा अगर मान लो खाली ये चार्ज रखा होता, अकेला चार्ज होता,
अकेला चार्ज होता तो उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होती, आर डिस्टेंस पे तो है सब रेगुलर हेक्सागोन, यहां पर कितनी होती फील्ड होती इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता। अच्छा यहां पर जो इस अकेले की वजह से जो फील्ड है, क्या इन सभी की वजह से फील्ड की आधी है, या ये कह सकते हैं इन सभी की वजह से जो फील्ड है वो ट्वाइस है इस अकेले की वजह से फील्ड, वही इसका मतलब जो इसने बोला वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट होगा, है ना, ये ऑप्शन हमारा राइट है, हमारा पहली बार में आंसर आ गया, ठीक है बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा है अ Q1 चार्ज इज एट सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। उसने कहा Q1 जो चार्ज है वो सेंटर में रखा हुआ है, किसके बेटा, एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस दे रखा है S, और क्या है एंड माइनस Q1 चार्ज इज प्लेस्ड नियर बाय दिस, है ना Q1, मतलब इस Q1 के पास ही एक माइनस Q1 और रखा हुआ है इनसाइड S, मतलब इसी सरफेस के अंदर, है ना, एक और चार्ज रखा हो माइनस Q। फिर क्या बोला है, ए चार्ज प्लस Q2 is located outside the Gaussian surface, then electric field on the Gaussian surface will be, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो Gaussian surface पे कितनी होगी। तो बेटा देखो उसने कहा है एक स्फीयर मान लो, कैसा भी मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं यहां पर रखा होगा प्लस के Q1 चार्ज, है ना, एक और माइनस Q1 यहां ले लिया उसने, उसका एक और माइनस Q1 रखा हुआ, और उसने कहा एक Q2 जो चार्ज है वो आउटसाइड रखा है, तो उसने गॉसियन सरफेस है, ये क्या है बेटा, ये गॉसियन सरफेस, क्या है, गॉसियन सरफेस ऐसे रखे हुए हैं। तो उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से भी प्रोड्यूस होगी, है ना, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसमें अंदर की तरफ इनमें बाहर की तरफ, बोलो है कि नहीं है। अब उसने ये नहीं कहा है कि फ्लक्स किसकी वजह से होगा, फ्लक्स अगर हम बात करते तो फ्लक्स किसकी वजह से होता बेटा, फ्लक्स होता खाली Q1 और माइनस के Q1 की वजह से, होता कि नहीं होता। लेकिन उसने कहा फील्ड, तो फील्ड बेटा किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, क्या तीनों की वजह से होगी, तो फील्ड तो तीनों की वजह से होगा। लेकिन अगर फ्लक्स की बात करते तो सिर्फ गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज आते हैं उनको कंसीडर करते, तो Q1 माइनस Q2 और Q माइनस Q1 और प्लस के Q2, ठीक है ना, तो तीनों चार्ज आ गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बेटा, ऑप्शन होना चाहिए ड्यू टू ऑल चार्जेस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। उसने कहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट S1 एंड S2, कह रहा है बेटा दो अनंत लंबाई की, मतलब इनफाइनाइट की, है ना बेटा, कह रहा है दो इनफाइनाइट, जैसे ये प्लेन शीट है बेटा, एक प्लेन शीट ये मान लेते हैं, और एक और प्लेन शीट है, ऐसे दो प्लेन शीट है ना बेटा, ऐसे रखी हुई, है ना बेटा। उसने कहा S1 एंड S2 हेल्ड इन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रख दिया बेटा, है ना। फिर विद द सेपरेशन D, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, उनकी सेपरेशन है बेटा D, ठीक है, D सेपरेशन है। उसके बाद क्या कह रहा है, बिटवीन देम द शीट्स हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट्स एरिया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, इन पे कह रहा है चार्ज प्लस सिग्मा और इस पे कह रहा है सिग्मा 2, ठीक है ना। अच्छा सरफेस ये कौन सा है बेटा, ये S1 है शीट, और ये है कौन सी, ये है S2 शीट, बोलो क्लियर है। अच्छा तो दोनों पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब कैसा है बेटा, प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस सिग्मा 1 लिया, ये प्लस सिग्मा 2, ठीक है। और उसने एक और बात बोली है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, देखो ये बोली हुई है शीट्स हैव यूनिट बाय सिग्मा 1 सिग्मा 2 रेस्पेक्टिवली, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज, कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के थ्रू जनरेट हुई उसकी वजह से एक क्यू चार्ज है, उस पे उसने उस क्यू चार्ज पर जो बेटा फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से क्या होगा, वर्क होगा। तो उसने पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वर्क डन कितना किया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, दोनों जो बेटा ये शीट है उन दोनों शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां कहीं चार्ज रखा होगा क्यू, उस पर कुछ फोर्स लगा होगा, उसकी वजह से उन्होंने वर्क किया होगा। तो बेटा जो उसने कहा कि पॉइंट चार्ज क्यू दैट मूव्स फ्रॉम S1 टुवर्ड्स S2, कह रहा है एक चार्ज क्यू है जो कि कहां से कहां मूव कर रहा है, S1 से S2 की तरफ मूव कर रहा है। कहां से कहां मूव कर रहा है बेटा, S1 से S2 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, S1 टुवर्ड्स S2 अलोंग अ लाइन ऑफ लेंथ A, है ना, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, मतलब π/4 मतलब 45 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द शीट, ठीक है बेटा। चलो भाई इस नॉर्मल शीट से कितना एंगल बना रहा है, तो उसने कहा कि बेटा वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ऐसा क्यों बोला मैंने, और ये डिस्टेंस दी है बेटा A, क्या डिस्टेंस दे रखी है, A डिस्टेंस दे रखी है, क्लियर है इतनी बात, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, A डिस्टेंस रखी है, और वो ऐसे जा रहा है,
कहोगे सर ऐसे क्यों जा रहा है, उसने दिया हुआ क्वेश्चन में, तो S1 से S2 की तरफ जा रहा है और ये डिस्टेंस दे रखी है A। तो और अगर मैं बात करूं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, भाई यहां से यहां वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ये तो थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। देखो यहां ऐसे ट्रेवल कर रहा है वो, ये A डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली शीट की वजह से किधर होगी बेटा, बाहर की तरफ, इधर डायरेक्शन में, तो इसको ले लेंगे बेटा E2, और इस वाले की वजह से, इस वाली शीट की वजह से फिर से बाहर, यहां हो जाएगी E1, भाई दोनों शीट है ना। अच्छा एक शीट की वजह से कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एफ 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वजह से कितनी हो जाएगी, मतलब इस वाली की वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अच्छा नेट कितनी हो जाएगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आंसर आएगा बेटा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई बेटा। चलिए भाई नेट फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम जानते हैं बेटा कि डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के ई डॉट डी आर होता है कि नहीं होता है। अच्छा ये होता है ना, डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, बट हमें वर्क निकालना है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, हमें वर्क निकालना है ना, उसने कहा है ना कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा वर्क डन डेल वी इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो माइनस के डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर ई को लिख लें, ई को लिख लेते हैं, तो डेल वी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना बेटा, या पोटेंशियल एनर्जी में लिखें तो चलिए बेटा यहां पर ई डॉट डी आर माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारी आई थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा डी आर कितना बेटा ए, और एंगल कितना होगा, डॉट लगाया ना बेटा, और कॉस 45, नॉर्मल के साथ एंगल कितना है 45, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 दे रखा है क्वेश्चन में ना, कहा कि 45 डिग्री से। तो बेटा क्या आ जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस के सिग्मा 1, ठीक है ना, माइनस के सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों के बीच का एंगल कॉस। अच्छा इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है इंटीग्रेशन की ना बेटा, क्योंकि डी आर था यहाँ पे डॉट, यहाँ पर क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ए, और उन दोनों के बीच का एंगल कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन √2, तो ये आ गया डेल वी बेटा, ठीक है ना। अब आपको पता है डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू, बट यहां चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, तो लिख देते हैं कैपिटल क्यू। तो बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डेल वी इंटू क्यू, और डेल वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन √2 इंटू क्यू, ठीक है बेटा, और माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया। तो क्या आंसर आ गया बेटा वर्क डन का, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है ए अपॉन √2 इंटू क्यू। ये चले बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, कह रहा है कौन से इस ग्रुप में किनकी डायमेंशन सेम नहीं है वो बतानी है आपको। तो ये ग्रुप कौन सा है देख लीजिए बेटा, यंग मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस, है ना बेटा, इसको तो मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं बेटा। यंग मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, चलो देखिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता क्या है बेटा। यंग मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से ही लिख देते हैं खाली। तो बेटा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन के लिए क्या होता है बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, होता है स्मॉल एल अपॉन या डेल एल अपॉन एल लिख देते हैं। तो इसका क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2, एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर, इसका क्या होगा एल अपॉन एल, एल लेंथ को मारा, इससे ये कट गया तो क्या आ गया बेटा एम एल माइनस टी माइनस 2, ठीक है बेटा। यंग मॉडुलस का ये हो गया। सेकंड वन में जो है बेटा प्रेशर की बात कर रखी है, उसने 3 ऑप्शन दिए, यंग मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस। बेटा अगर मैं बात करूं प्रेशर की, ठीक है ना, तो प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है। जरा इसको बात देखो बेटा, स्ट्रेस का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया है, तो मैंने बेटा फोर्स अपॉन एरिया का निकालूं या फिर मैं क्या निकालूं, यंग मॉडुलस का निकालूं। बात देखिए, और फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर होता है बेटा, प्रेशर के बराबर भी होता है। तो जो प्रेशर का डायमेंशन है वही किसका हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा यंग मॉडुलस का, और वही किसका हो जाएगा बेटा, वही हो जाएगा स्ट्रेस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही। इसी तरह हम बात करें वर्क, बेटा वर्क भी एक एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है एमएल स्क्वायर टी माइनस 2।
हीट का क्या है, हीट भी एक एनर्जी है बेटा, इसका भी ml स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी एक एनर्जी, एनर्जी का भी ml स्क्वायर टी माइनस टू। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा ये ईएमएफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएफ। बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स होता नहीं है, एक्चुअल में ये पोटेंशियल ही होता है। क्या होता है, पोटेंशियल, जो कि सेल के पास होता है। कोई भी सेल है, हम बात करें है ना, तो सेल की बात करते हैं तो बेटा इस सेल का पोटेंशियल ही होता है। तो ये पोटेंशियल की जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका होगा। ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का जो होगा वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, उसी तरह पोटेंशियल का भी सेम होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, डी, इसका मतलब वही हमारा क्या होगा, रॉन्ग। तो साफ सी बात है कि या तो हम डायरेक्ट लगा दें या फिर हम चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, इसका P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो Q का कितना होगा बेटा, इसको देख लेते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L। बेटा Q का क्या होगा, Q का डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है ना, तो इसको फॉर्म करते हैं बेटा। Q का क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT होता है, A इंटू टी है ना, A इंटू टी, और लेंथ का कितना होता है बेटा, L होता है, तो ALT आ गया, है ना बेटा। दूसरी बात करें बेटा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फ्लक्स का क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E इंटू A, E डॉट A, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, है कि नहीं। F का क्या होता है, MLT माइनस 2, है ना, MLT माइनस 2, ठीक है। Q का क्या होगा, AT, और इसका क्या होगा, A का एरिया का L स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, ये T क्या होगा, ऊपर -3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ML की पावर 3 माइनस T माइनस 3 और A माइनस 1। कभी मैच कर रहा है इन दोनों में, नहीं ना। इसका मतलब D इज इनकरेक्ट या D इज करेक्ट, अपने लिए तो करेक्ट ही होगा ना आंसर, उसने पूछा रॉन्ग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा ध्यान से, इस डायग्राम को बना ही लेते हैं। इस डायग्राम को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में जो डायग्राम है वो ऐसा है, ये ठीक है। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बेटा ये JEE 2005 स्क्रीनिंग में आया। स्क्रीनिंग बेटा बहुत पहले होते थे, ये सबको एग्जाम जो होते थे ना बहुत पहले होता था, जब एडवांस की जगह स्क्रीनिंग ही कराया जाता है पहले, है ना। 3 लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं बेटा, 3 लार्ज पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं, ठीक है ना। हैव यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन पे क्या है, यूनिफॉर्मली इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी, मतलब सभी जगह सिग्मा है इस वाली प्लेट पे। इसी तरह इस पे -2 सिग्मा है, इस पूरी प्लेट पे माइनस के सिग्मा है। ये बेटा ये डिस्टेंस पे रखे होंगे, देखिए डिस्टेंस दे रखी है Z इक्वल टू A, और मतलब ये कौन सा एक्सिस है, ये Z एक्सिस दिया हुआ है, जिसमें डायरेक्शन भी दे रखी है यूनिट वेक्टर की K कैप, है ना। ये Z इज इक्वल टू -A और ये Z इज इक्वल टू -K2A, ठीक है बेटा, ये दे रखी है। उसने एक पॉइंट P ले लिया है इन शीट्स के बीच में कहीं, ठीक है। उसने कहा है इस शीट के बीच में यहाँ P पॉइंट है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है हमको। चलिए भैया हम डायग्राम के साथ हाजिर होते हैं, ये यहां मैंने इसको बना रखा है, देखिए। तो उसने कहा इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस P पॉइंट पर अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग शीट की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, देखो। सबसे पहले हम बात करें प्लस सिग्मा की वजह से, ये जो सिग्मा दे रखा है उसकी वजह से इस वाली प्लेट की बात करें तो इस पर प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किधर होगी, बाहर की तरफ, मतलब इस शीट से बाहर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। क्लियर है मेरी बात, है ना, फील्ड से बाहर की तरफ। अब बात करते हैं इस -2 सिग्मा की वजह से। -2 सिग्मा में बेटा जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ हो, तो इस P में अगर मैं बात करूं, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी, मतलब इस शीट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी इस P पॉइंट से होते हुए आ रही होंगी, मतलब इस साइड में आ रही होंगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया E1, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ठीक है, तीनों शीट की वजह। E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब बात करते हैं बेटा इस वाले माइनस सिग्मा की वजह से। बेटा माइनस सिग्मा जो है, ये शीट जो है, इस शीट में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ट साइड में होगी शीट की तरफ, है ना। तो इस P पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, P पॉइंट पर किधर होगी, अंदर की तरफ, मतलब माइनस सिग्मा वाली शीट की तरफ होगी, है ना बेटा। तो इसके लिए भी हम क्या लगा देते हैं बेटा, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऐसे दिखा देते हैं, और ये हो गई हमारी E3, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, नेट क्या होगी बेटा, तीनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो क्या हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब तीनों वेक्टर है तो वेक्टर में ले लेते हैं, ठीक है बेटा। E1 क्या होगा, जरा E1 की बात करें। E1 क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शीट की वजह से वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पहले E1 की वजह से देखते हैं, E1 कौन सा पहला, फर्स्ट वाली शीट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, नहीं,
है ना। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा डायरेक्शन की तरफ बेटा नीचे की तरफ, तो क्या नीचे की तरफ क्या बेटा मैं के कैप लूंगा, लेकिन ऊपर प्लस के कैप है तो नीचे क्या होगा माइनस के कैप। बोलो क्लियर है। चलिए E2 की बात करें, यहां हो जाएगा बेटा E2 की बात करें वो भी नीचे है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 2 सिग्मा है ना, 2 मतलब सेकंड वाली प्लेट की बात कर रहे हैं 2 सिग्मा, और ये भी क्या है बेटा के कैप नीचे की तरफ, और तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा माइनस के, इस पे शीट पे कितना है तीसरा E3 के लिए, इस वाली शीट की वजह से माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के कैप। अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो देखो जरा, जो कट रहे हैं उसे काट दें, जो नहीं कट रहे हैं उसे मत काटो, ठीक है। तीनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। हाँ बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा, देखो ये 2 से ये 2 कट गया बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2 सिग्मा और ये 2 और ये के कैप। यहां क्या हो जाएगा बेटा माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के कैप, तो इसको मैं 2 से फिर ये 2 काट देता हूं, तो माइनस के 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जरा चेक करेंगे बेटा। पहला ऑप्शन सही है क्या, 4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नहीं, प्लस के 4 सिग्मा नहीं, माइनस के 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के कैप, हाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना बेटा, तो सी हमारा आंसर है। चलिए बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th वाला क्वेश्चन बेटा जेई 2005 में आया हुआ है। जेई 2005 पहले मेंस नहीं होता था बेटा, मेंस लिखा हुआ है इसका मतलब मेंस नहीं होता था, पहले AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बेटा, ठीक है ना। तो उसमें आया था बेटा ये, तो उसने क्या क्वेश्चन कहा है, ए बबल ऑफ कंडक्टिंग लिक्विड, एक बबल है बेटा है ना, जो कि कंडक्टिंग वाली है, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर है वो, कंडक्टिंग लिक्विड की बनी हुई है, इस चार्ज टू पोटेंशियल V, जिसके पास कितना पोटेंशियल है बेटा V पोटेंशियल है, इट हैज रेडियस A एंड थिकनेस T। बना लेते हैं बेटा, ये बबल बनाई हमने और इसकी मोटाई भी दे रखी है, उसने कहा T मोटाई है इसकी, ये मोटाई दे रखी है बेटा, ठीक है, मोटाई कितनी है इसकी T दे रखी है, और रेडियस कितनी है बेटा A रेडियस है। बोलो क्लियर है ना। चलिए अब इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा, इस पे पोटेंशियल दे रखा है V पोटेंशियल। बेटा अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल इसको पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर P पोटेंशियल मुझे निकालना है, पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ, जो चार्ज है इस पे मान लो Q चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है मान लो Q है, एज्यूम कर लिया हमने, और रेडियस कितनी है A, तो इतना पोटेंशियल होता है बेटा इसके ऊपर है ना। अब मुझे बात करनी है बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की, तो उसने कहा है इट हैज रेडियस A एंड थिकनेस T की वैल्यू लेकिन उसने बोला है बहुत बहुत छोटी है A से, और क्या बोला है इट कोलैप्स टू फॉर्म आ ड्रॉपलेट, के क्या करती है बेटा, ये जो बबल है बेटा टकराती है, टकराने के बाद क्या बन जाती है बेटा एक ड्रॉपलेट बन जाती है, क्या बन जाती है बूंद बन जाती है। तो बूंद बेटा ऐसी बनेगी, देखो जरा यहां पर, ये टकराई कोलैप्स हुआ है ना, उसके बाद ये क्या बन गई बेटा ड्रॉपलेट बन गई, क्या बन गई ये ड्रॉपलेट, ठीक है ना, ये क्या है बेटा बबल, ठीक है ना, ड्रॉपलेट बन गई। अब मान लेते हैं जब इससे ये बनी तो इसकी रेडियस क्या हो गई बेटा है ना, जैसे मान लो एक बबल थी, टकराने के बाद वो छोटी सी बूंद बन गई, तो वही बात है। अच्छा एक बात हमें कॉमन है कि बेटा अगर मैं बात करूं जितना इसका वॉल्यूम होगा बेटा, क्या बाद में भी इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो मैं वॉल्यूम से पहले इसकी रेडियस निकाल लेता हूं बेटा, इसकी रेडियस इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r3। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, क्या इसी जगह बेटा पानी है, तब ड्रॉपलेट्स में इसी जगह पानी होगा, अंदर तो कुछ नहीं होगा खाली होगा, तो इसका जो भी वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम तो बराबर होंगे है ना, तो 4/3 पाई r3, मुझे यही तो वॉल्यूम निकालना जहां से मतलब इससे पानी बना है, इसी वाले से पोर्शन से तो पानी बना है, अंदर तो हवा होती है, तो ये जो पानी बना है बेटा, क्या जो इसका वॉल्यूम है ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये जो वॉल्यूम है क्या इस ड्रॉपलेट के वॉल्यूम के बराबर होगा, वही कर रहे हैं। तो बेटा हम क्या करें, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को अगर माइनस कर दें तो बेटा इसका वॉल्यूम आ जाएगा है ना, तो कर रहे हैं 4/3 पाई r3, r कितना हो जाएगा बेटा a प्लस टी क्यों बेटा, यहां से आता है कि रेडियस a और ये t मोटाई है ना, का q माइनस 4/3 पाई AQ, ये वाला अंदर वाला वॉल्यूम है ना, इसमें से माइनस कर देते हैं, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया बेटा, क्या बचा हमारा, देखिए बेटा r की पावर 3, इसको खोलेंगे बेटा तो क्या होगा a की पावर 3 t की पावर 3 प्लस 3at और ब्रैकेट में a प्लस t, ठीक है, ये माइनस के AQ, इसको लिया प्लस TQ प्लस 3at² प्लस 3at² माइनस AQ। देखो बेटा AQ ने AQ को मार दिया, क्या बचा बेटा देखो t की पावर 3
3a_t² प्लस 3a_t², r की पावर 3। अच्छा, इसमें एक और चीज एजम्पशन दिया हुआ बेटा, क्या एजम्पशन है? देखो t की वैल्यू बहुत छोटी है, किससे? a से। इसका मतलब है अगर t का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना? तो t² क्या होगा? छोटा टर्म्स हो गया, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी 0 हो जाएगा, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसे। तो r की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर? 3a_t²। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3a_t² की होल पावर 1/3। अब बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V1। इस ड्रॉपलेट के लिए मैंने मान लिया पोटेंशियल कितना है? V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल? KQ अपॉन R। अब R की वैल्यू क्या है? ये दे रखी है, KQ, और R की वैल्यू ये है 3a_t² की होल पावर 1/3। अब बेटा हमें KQ की वैल्यू निकालना है यहां से। तो KQ की वैल्यू देखो यहां से कितनी आएगी? V इंटू A आ जाएगी। तो KQ वैल्यू यहां रखेंगे, यहां पर रख देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? VA अपॉन 3a_t² की होल पावर 1/3। तो बेटा देखो V ऐसे लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है, तो बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, है ना? तो क्या आ जाएगा इसका? इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, कुछ मैंने गड़बड़ी तो नहीं करी, देख लें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? इसको ऐसे रख सकते हैं a, है ना, या फिर ऐसे ही रखा रहने दो इसको। ये a है, इसकी पावर 1 है, ये 3a की पावर 1/3, t की पावर 2/3, ठीक है ना। a को ऊपर लेके जाओगे और 3 की पावर कितनी है? 1/3, है ना। तो इस तरीके से रखना चाहो तो रख लो, वरना तो ये सही है ऐसे ही। a की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 2/3, 3 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा t की पावर 2/3। चाहो तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कभी कभी, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा? द स्फेरिकल, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज गिवन इन डायग्राम, है ना। ये डायग्राम दे रखा है ये वाला। बेटा एक बात बताओ, इसमें यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा है, स्मॉल r से कैपिटल R तक। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा है ना। कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर पोटेंशियल दे रखा है कांस्टेंट। अब स्फेयर कंडक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल क्या है? अंदर कांस्टेंट है। और पोटेंशियल अंदर कहां कांस्टेंट रहता है बेटा? ये पोटेंशियल रहता है कंडक्टिंग स्फेयर, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। तो पोटेंशियल कैसा है? कंडक्टर है और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अंदर फील्ड कितनी है? 0 है। अब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R की बात करें, यहां पर पहुंचते ही पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। तो उसने कहा है कौन सा सही ऑप्शन दे रखा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखा है v इक्वल टू KQ अपॉन 4πε0, मतलब KQ अपॉन R0, कब के लिए? R की वैल्यू लेस देन R0, है ना। R की वैल्यू लेस देन R0 की वैल्यू दे रखी है और R के बराबर दे रखी है, तो ये इतना पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि अंदर के लिए पोटेंशियल सेम है। तो बेटा सेम दिख रहा है हमें। अच्छा, बाहर की यहां की बात कर रहा है, R ग्रेटर देन R के लिए क्या बोल रहा है? v इक्वल टू Q अपॉन 4πε0R। हम जानते हैं बेटा जैसे ही हम कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर निकलते हैं वैसे बेटा हमारा पोटेंशियल क्या करता है? बेटा पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना। 1/r के देखो इसमें दे भी रखा है। उसने कहा है विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टोटल चार्ज विद इन दी 2r स्फीयर इज Q। बेटा एक बात कहें हम, सारा का सारा चार्ज कहां होता है? कंडक्टर पे, सरफेस पे होता है। तो सारा चार्ज कहां मिलेगा आपको? सरफेस मिलेगा। तो अगर उसने कहा है कि 2r रेडियस की अगर हम बात करें तो वहां उसके अंदर जितना चार्ज होगा तो बेटा वो तो Q ही होगा। ऐसा तो नहीं चार्ज कहीं और चला जाएगा। तो इसने गलत तो नहीं बोला है, चार्ज कहां होगा? Q होगा, टोटल सरफेस पे। उसके बाद क्या बोला है? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर R लेस देन R0 इज 0। बेटा साफ बात है, हम जानते हैं कि अंदर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। अंदर फील्ड कितनी है? 0। जब फील्ड 0 है बेटा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो बेटा कोई वर्क करना पड़ता है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये भी पॉइंट सही है। उसके बाद क्या बोला उसने? एट R इक्वल टू R0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे बेटा R इक्वल टू R0 पहुंचते हो वैसे ही फील्ड क्या है बेटा?
घटने लगती, फील्ड क्या होगी, घटेगी, नीचे की डिसकंटिन्यूस होती जाएगी। मतलब पोटेंशियल यहां देखो, पोटेंशियल भी घटेगा और फील्ड भी क्या होगी, घटेगी। क्यों बेटा, क्योंकि ई की वैल्यू जो होती है बेटा, कंडक्टर के बाहर चलते हैं तो क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है, स्मॉल आर स्क्वायर। देखो घटती है ना डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है देयर विल बी नो चार्ज एवरीवेयर एक्सेप्ट एट आर इक्वल टू आर नॉट। कह रहा है आर इक्वल टू आर नॉट को छोड़कर, मतलब यहां कह रहा है सरफेस की बात कर रहा है, तो कह रहा है सरफेस के अलावा और कहीं चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, सारा का सारा चार्ज कहां आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। इसका मतलब चारों पॉइंट क्या है बेटा, सही है। सीधा लगाओ आंसर, ठीक है, चलिए।